इतिहास की सबसे भयानक हारना अक्सर युद्ध के मैदान में नहीं होती। वो अपनों के ड्राइंग रूम में तय होती है। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस अजेय योद्धा की बात कर रहे हैं ना, उसे मुगलों की लाखों की फौज सालों तक नहीं हरा पाई थी। हाँ, लेकिन उसे हरा दिया किसने? महज एक छोटे से पारिवारिक जमीन के टुकड़े के लालच ने। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें महाराष्ट्र के संगमेश्वर ले जाते हैं। वहां स्थित सरदेसाई वाड़ा और नावड़ी बंदरगाह के खंडहरों तक। अच्छा, कल्पना कीजिए एक ऐसी पुरानी इमारत की जिसके नीचे ना पत्थरों का एक बेहद प्राचीन मूल ढांचा है, लेकिन उसके ऊपर आज के समय का नया निर्माण कर दिया गया है। बाहर से देखने पर वो शायद किसी आम सी जर्जर इमारत जैसी ही लगे। बिल्कुल, लेकिन वो अपने भीतर 300 साल पुराना एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसने एक पूरे साम्राज्य को मतलब जड़ से हिलाकर रख दिया था। और हमारा आज का मिशन भी यही है, ये समझना कि आखिर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान और अजेय योद्धा को मुगलों ने कैसे पकड़ा। क्योंकि ये कोई आम कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी सिर्फ तलवारों या युद्ध की रणनीतियों की नहीं है। ये कहानी है संपत्ति के लालच की, पारिवारिक कलह की और उस भयानक धोखे की ना, जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब ये एक तरह की मास्टर क्लास है जो दिखाती है कि कैसे सबसे बड़े साम्राज्य अक्सर बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी धोखे से ढह जाते हैं। और स्रोत में इस धोखे के लिए एक बहुत ही सटीक और चुभने वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है, फितूरी। फितूरी यानी गद्दारी या अपनों का ही विश्वासघात। जी। और संगमेश्वर का वो कस्बा जहां आज भी छत्रपति संभाजी महाराज का एक भव्य स्मारक है और उसके ठीक पास सरदेसाई वाड़ा है जिसके अब केवल 2 स्तंभ ही बचे हैं, वो जगह आज भी उस फितूरी की खामोश गवाही देती है। स्रोत बताता है कि वहां पास ही पांडवों द्वारा बनाया गया कर्णेश्वर का मंदिर है। मतलब एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह है वो। बिल्कुल। और उसी शांत जगह पर स्वराज्य का सबसे बड़ा और विनाशकारी तूफान आया था। लेकिन देखिए, ये फितूरी रातों रात तो नहीं हुई होगी ना? नहीं। इसके लिए हमें संगमेश्वर से मीलों दूर स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ चलना होगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस समय रायगढ़ मुगलों के भयानक घेरे में था। और घेराबंदी का मतलब सिर्फ बाहर सेना का खड़ा होना नहीं होता है। हाँ, मतलब किले के अंदर रसद कम हो रही थी, बाहर से आने वाली हर सूचना काटी जा रही थी। और एक तरह का बहुत ही घुटन भरा माहौल बन चुका था वहां। संभाजी महाराज को किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपनी राजधानी पहुंचकर उस घेरे को तोड़ना था। लेकिन इसी बीच एक और संकट खड़ा हो गया। श्रृंगारपुर में शिर्के परिवार ने विद्रोह कर दिया। और ये शिर्के कोई और नहीं थे, ये महाराज के अपने साले, उनके बेहद करीबी रिश्तेदार थे। बाप रे, मतलब घर का ही भेदी। अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझे ना, तो इसे एक आधुनिक पारिवारिक कॉरपोरेट विवाद की तरह सोच सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए कि कंपनी के संस्थापक यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने एक सख्त नियम बनाया था कि कंपनी की इक्विटी, जिसे उस समय वतनदारी या जमीन कहा जाता था, हाँ, वतनदारी, वो इक्विटी किसी भी रिश्तेदार को मुफ्त में या रियायत के तौर पर नहीं बांटी जाएगी। सब कुछ योग्यता पर होगा और राज्य के प्रति निष्ठा पर आधारित होगा। बिल्कुल। तो अब जब नए सीईओ यानी छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने अपने पिता के इस नियम को सख्ती से लागू किया, तो बोर्ड में बैठे उनके ही रिश्तेदारों ने बगावत कर दी। ये एनालॉजी उस समय की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। इस वतनदारी के मोह को शांत करना इतना आसान नहीं था। तो महाराज ने क्या किया? स्रोत के अनुसार ना, महाराज ने पहले अपने सबसे विश्वास पात्र कवि कलश को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। लेकिन शिर्के परिवार का प्रभाव उस इलाके में इतना ज्यादा था कि कवि कलश को हार माननी पड़ी। जी। और जब स्थिति हाथ से निकलने लगी, तब खुद छत्रपति संभाजी महाराज को पन्हाला से श्रृंगारपुर आना पड़ा। लेकिन एक मिनट, यहाँ महारानी येसुबाई की स्थिति तो सबसे ज्यादा जटिल रही होगी ना? वो खुद तो शिर्के परिवार से ही थी। हाँ, वो खुद उसी परिवार से थी। एक तरफ उनका पति और उनका साम्राज्य, और दूसरी तरफ उनका अपना मायका, उनके सगे भाई बंधु। हाँ। बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा ये। लेकिन महारानी येसुबाई ने जो फैसला लिया वो असाधारण राजनीतिक दृढ़ता का प्रमाण है। उन्होंने महाराज से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई दया ना दिखाएं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो स्वराज के लिए सही है वो करें, भले ही सामने उनका अपना भाई ही क्यों ना हो। क्या बात है!
मतलब निजी रिश्तों से ऊपर राज्य के हित को रखा। और महाराज ने वही किया, शिर्कों के विद्रोहों को कुचल दिया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जरा रुकिए, यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए शिर्के परिवार के नजरिए से सोचें, तो क्या उनका गुस्सा एक हद तक स्वाभाविक नहीं था? मतलब पीढ़ियों से जो जमीन उनकी थी, वो अचानक छीनी जा रही थी। देखिए, बगावत और गद्दारी के बीच ना एक बहुत बारीक लेकिन अहम लकीर होती है। अच्छा। बगावत व्यवस्था से असहमति है, लेकिन गद्दारी का मतलब है अपनी ही व्यवस्था को नष्ट करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन को अपने घर की चाबियां सौंप देना। ओहो, मतलब उन्होंने सिर्फ विद्रोह नहीं किया। नहीं, हारने के बाद उन्होंने अपने ही साम्राज्य को मुगलों के हाथों बेचने का फैसला किया। उन्होंने मुकर्रब खान से संपर्क किया और यहीं से वो फितूरी शुरू होती है। पर ये बात वाकई विचलित करती है। क्या सिर्फ कुछ जमीनों का लालच किसी को इतना अंधा कर सकता है कि वो दुश्मन को अपने घर का नक्शा दे दे? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अंदरूनी जानकारी का सामरिक असर कितना भयानक था। मुकर्रब खान, जो मुगलों का एक क्रूर सेनापति था, उसे कोल्हापुर या उसके आसपास के इलाके से संगमेश्वर पहुंचने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगने चाहिए थे। क्योंकि वो पूरा इलाका तो घने जंगलों और घाटियों से भरा हुआ था ना। बिल्कुल, और वहां कोई भी बड़ी बाहरी सेना आसानी से भटक सकती थी या मराठों का शिकार हो सकती थी। तो फिर मुकर्रब खान इतने दुर्गम इलाके को पार कैसे कर गया? मुगलों को तो उन जंगलों की कोई जानकारी नहीं रही होगी। यहीं पर शिर्के परिवार की गद्दारी सबसे बड़ा हथियार बनी। उन्होंने मुकर्रब खान को जंगलों के वे गुप्त, छोटे और पगडंडी वाले रास्ते बता दिए, जो सिर्फ स्थानीय लोगों को पता था। जी, और नतीजा ये हुआ कि जो सफर 6 दिन का था, वो उसने महज 3-4 दिनों में ही पूरा कर लिया। बाप रे, मतलब उसने मराठों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल मौका नहीं मिला। और महाराज उस समय उसी सरदेसाई वाड़े में रुके हुए थे। वो संगमेश्वर में क्या कर रहे थे उस वक्त? सरदेसाई ना उस इलाके का महसूल यानी रेवेन्यू संभालते थे। महाराज शिर्कों के विद्रोह को कुचलने के बाद आगे की रणनीति तय करने वहां रुके थे। उनके साथ बड़ी फौज नहीं थी क्या? नहीं, सिर्फ कुछ चुनिंदा मामले थे। उन्हें लग रहा था कि मुकर्रब खान अभी बहुत दूर है। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनके अपने खून के रिश्तेदार उनके खिलाफ मुखबिरी कर चुके हैं। बिल्कुल नहीं। दुश्मन तेजी से उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, और स्रोत स्पष्ट रूप से जोर देता है कि कैसे महज जमीन के टुकड़ों के लिए लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। आप अपने ही इलाके में हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, और आपको पता ही नहीं कि मौत का जाल बिछ चुका है। और इसी बीच कहानी में मालोजी घोरपड़े की एंट्री होती है, जिन्हें प्यार से मालोजी बाबा कहा गया है। हाँ, मालोजी बाबा भागते हुए आए और उन्होंने महाराज को एक खौफनाक चेतावनी दी। उन्होंने क्या बताया? वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने महाराज को बताया कि मुकर्रब खान सीधे रास्ते से नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो जंगल से आ रहा था? हाँ, और उसने ऊपर पहाड़ियों पर अपनी चौकियां बिठा दी हैं। मतलब दुश्मन ने इलाके को ऊपर से घेर लिया था। यानी जमीन के रास्ते भागने के सारे विकल्प पहले ही बंद किए जा चुके थे। बिल्कुल। अगर वो जमीन के रास्ते निकलते तो पहाड़ियों पर बैठे मुगल सैनिक उन्हें आसानी से निशाना बना लेते। तो फिर बचने का रास्ता क्या था? इस खतरे को भांपते हुए मालोजी बाबा ने महाराज को तुरंत नाओडी बंदरगाह की तरफ जाने की सलाह दी। मतलब पानी के रास्ते? हाँ, नाओडी बंदरगाह के जरिए धाभोल की खाड़ी या महाड़ होते हुए रायगढ़ निकलना। जी, पानी ही आखिरी रास्ता बचा था। लेकिन क्या वहां से निकलना इतना आसान था? मुझे तो नहीं लगता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो नाओडे बंदरगाह का भूगोल ही उसका सबसे बड़ा जाल बन गया। कैसे? वो जगह एक तरह के चक्रव्यूह जैसी थी। नाओडे बंदरगाह के एक तरफ गड़गड़ी नदी का गहरा पाट था और दूसरी तरफ खड़ी चट्टानें और ऊंचे पहाड़। चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि एक छापामार सेना पानी और कीचड़ के बीच कैसे लड़ेगी? सही कहा आपने। और अगर आप नदी पार करने की कोशिश करेंगे तो किनारों का दलदल आपके घोड़ों को धीमा कर देगा। आप मुगलों के तीरों का सीधा शिकार बन जाएंगे। और अगर आप पहाड़ों की तरफ भागेंगे तो खड़ी चढ़ाई के कारण घोड़ों का इस्तेमाल नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। आमतौर पर यह बंदरगाह एक सुरक्षित निकास हो सकता था, लेकिन शिर्कों ने भागने के इस संभावित रास्ते की जानकारी भी मुगलों को पहले ही दे दी थी। अरे बाप रे, ये तो गद्दारी की इंतहा है। मतलब घर से निकलने के सारे चोर दरवाजे भी पहले ही लॉक करवा दिए। जी, जब महाराज कवि कलश और कुछ मावले तेजी से नावडी बंदरगाह पहुंचे तो वहां पहले से ही मुकर्रब खान का बेटा इखलास खान भारी फौज लेकर घात लगाए बैठा था। चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी थी। और मालोजी बाबा ने परिस्थिति की गंभीरता को समझा।
उन्होंने पीछे रुककर मुगलों से घनघोर युद्ध किया ताकि महाराज को निकलने का कुछ समय मिल सके। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। हाँ, लेकिन सामने लाखों की फौज थी। और कुछ ही मुट्ठी भर मावलों और उस भौगोलिक चक्रव्यूह के कारण छत्रपति संभाजी महाराज उस जाल से नहीं निकल पाए। ये दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। एक तरफ उफनती नदी, दूसरी तरफ पहाड़ और सामने एक विशाल फौज जो सिर्फ इसलिए वहां पहुंच पाई क्योंकि अपनों ने ही रास्ता दिखाया था। और वहीं उसी नावडी बंदरगाह पर महाराज और कवि कलश कैद कर लिए गए। उस एक पल ने स्वराज की रीढ़ तोड़ दी। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम गिरफ्तारी के बाद की घटनाओं को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? मुगलों ने महाराज को पकड़ तो लिया, औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन अब उनकी कैद में था। उन्हें तो जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे बुरी तरह डरे हुए थे। ये खौफ इसलिए था क्योंकि मुगल मराठों की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। अच्छा। स्रोत साफ तौर पे बताता है कि मुगल सेना अत्यंत जल्दबाजी और दहशत में थी। वे जानते थे कि मराठे अपने राजा को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मतलब संगमेश्वर के आसपास अभी भी मराठा टुकड़ियां मौजूद थी। बिल्कुल। अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि महाराज कैद हो गए हैं, तो वो मुगलों को जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए मुगलों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे महाराज को लेकर तुरंत वहां से निकल पड़े। और वे इतने खौफ में थे कि उन्होंने सीधे रास्ते भी नहीं चुने। वे महाराज को 32 शिराला के रास्ते होते हुए अत्यंत तेज गति से बहादुरगढ़ की तरफ ले भागे, जिसे पेटगांव भी कहा जाता है। मतलब उनका वो छुप छुप कर भागना ही उनके डर का सबसे बड़ा प्रमाण था। वे जानते थे कि उन्होंने शेर को जाल में फंसा तो लिया है, लेकिन जंगल अभी भी शेर का ही है। क्या बात है! राजा को पकड़ तो लिया, लेकिन राजा का खौफ फिर भी कायम था। इसी संदर्भ में ना, स्रोत में एक बहुत बड़ा दावा भी किया गया है। जी, वो दावा इतिहास के मूल्यांकन और एक क्या होता अगर परिदृश्य पर आधारित है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। स्रोत में ये गहरी भावना व्यक्त की गई है कि यदि महाराज उस नावडी बंदरगाह से बच निकलते तो मराठा साम्राज्य की सीमाएं आज कुछ और ही होती। स्रोत के अनुसार ये साम्राज्य संभवतः इराक, ईरान और यूरोप तक फैल सकता था। ये तो बहुत ही विशाल दावा है। हाँ, ये सुनने में अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमें इस दावे का ऐतिहासिक रूप से समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ किसी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे। जी, हम सिर्फ स्रोत की भावना को सामने रख रहे हैं। ये दावा दिखाता है कि स्रोत को उस धोखे का कितना गहरा अफसोस है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो वो सिर्फ एक राजा को नहीं मारता, वो आने वाले भविष्य की अनंत संभावनाओं की हत्या कर देता है। एकदम सही। जो साम्राज्य शायद दुनिया भर में फैल सकता था, उसे अपनों के ही लालच ने एक छोटे से बंदरगाह पर रोक दिया। ये सचमुच गहराई से सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति के लालच से सदियों का इतिहास बदल जाता है, और ये हमें वापस संगमेश्वर के उन्हीं खंडहरों तक ले आता है। सरदेसाई वाड़र आज जर्जर अवस्था में है। आज उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो बस कुछ बचे हुए स्तंभों के सहारे खड़ा है, लेकिन उसी वाड़े की नींव ने स्वराज्य के सबसे अंधकारमय अध्याय की शुरुआत देखी थी। और उस पूरी घटना से जो सबसे शक्तिशाली संदेश उभर कर आता है, जो स्रोत में भी बहुत भावुक होकर कहा गया है, कभी ही फितूर हो न का, यानी कभी गद्दार मत बनो। जी, फितूरी कैसा कलंक है जो पूरे समाज और साम्राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि बाहरी दुश्मन से बचने के लिए तो हम दुनिया के सबसे मजबूत किले बना सकते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग किले का दरवाजा अंदर से खोल दें तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। किले हमेशा अंदर से ही ढहते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, आज के हमारे आधुनिक जीवन में, हमारे संस्थानों में वो कौन से अंदरूनी लालच हैं जो हमारे सबसे मजबूत किलों को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम भी किसी ऐसी ही जर्जर होती इमारत में तो नहीं बैठे जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से किसी नई फितूरी का इंतजार कर रही है? इतिहास के ये पन्ने सिर्फ अतीत नहीं बल्कि हमारे आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एकदम सही बात है। तो इस विस्तृत और गहराई भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।